नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो आपका स्वागत है हमारी आज की खास चर्चा यानी कि शिक्षक बनाने की फर्जी फैक्ट्री के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे। बदलते समय में ठगी के एक से बढ़कर एक मामले सामने आ रहे हैं। कभी पैसा डबल करने का झांसा, तो कभी सस्ते दरों में सामान की बिक्री, तो कभी शेयर मार्केट में तगड़ा मुनाफा जैसा मामला सामने आता रहता है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार की ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसके तहत शासकीय स्कूलों में शिक्षक बनाए जाने के नाम पर प्रदेश भर में 250 से अधिक लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए ठगे गए हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। मौजूदा दौर में ठगी एक व्यापक समस्या के रूप में सामने आ रही है। कमोबेश रोज ठगी के नायाब कारनामे और मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ अलग ही तरह का मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रदेश के करीब 250 लोगों को शासकीय शिक्षक बनाने के नाम पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए ठगे गए। ठगी की इस पूरी कहानी को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ठग कितने शातिर होते हैं। युवाओं को शासकीय शिक्षक बनाए जाने के नाम पर ठगी के इस मामले में हैरानी की बात तो ये है कि ठगों को शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी किसने उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, जब लोगों ने वहां ज्वाइन किया तब किसी ने आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की। बहरहाल अब पूरे मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी है और मामला दर्ज कर पुलिस जाँच कर रही है। पढ़ाने जाते थे स्कूल में, तो ज्वाइनिंग करने का मेन उद्देश्य यही था कि हमको ज्वाइनिंग के लिए जब गए तो बताया जाता था कि अब यह जो नियुक्ति है आपका 58 साल के लिए है और 58 साल के लिए नियुक्ति है, जिसमें जो हमारे द्वारा जो पैसे लिया गया है जो सभी शिक्षकों से, वह बोले कि ये आपका जो अमाउंट है आपको एक मुश्त जब आप रिटायरमेंट होगे तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, ऐसा करके शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। कुछ लोगों को कुछ जगह पर भेजा भी गया था, जिनको मासिक तौर पर 20 से 25 हजार रुपए तक का मासिक भुगतान किया भी गया। इस प्रकार लगभग 250 से 300 लोगों को आवेदन लेकर के लगभग 3,000 से 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ठग लिए गए, दिया जाएगा। इस आधार पर रिपोर्ट किए जाने पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 355-25 धारा 318-4 और 3-5 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जो डायरेक्टर्स और उसके अन्य जो सहयोगी हैं उनकी पुलिस को पता तलाश की जा रही है। ठगी की शिकायत पर BSTV की टीम जब राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह परिसर स्थित संस्था के मुख्यालय पहुंची तो वहां ताला लटका हुआ मिला। मैं रायपुर के शहीद वीर नारायण जो कॉम्प्लेक्स है घड़ी चौक में, वहां पर मौजूद हूं और ये दो दुकानें जो हैं, 2 ऑफिस थे, 9 और 10 ऑफिस क्रमांक हैं, ये दोनों पर ताले जड़े हुए हैं। इसमें ताला लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इसी जगह पर राजू रात्रे और फातिमा दोनों के द्वारा री इंडिया स्किल डेवलपमेंट संस्था जो है संचालित किया जा रहा था। और इसी जगह से प्रदेश भर से करीब 250 से 300 अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनाने के नाम पर उनसे सुरक्षा मनी, सिक्योरिटी मनी ली गई और उसके बाद उनको नियुक्ति भी दी गई। और नियुक्ति देने के बाद कुछ महीनों तक उनको तनख्वाह भी दिया गया, लेकिन जब तनख्वाह मिलना बंद हुआ तब वो शिक्षक दफ्तर पहुंचे और जब दफ्तर पहुंचे तो दफ्तर पर ताला जड़ा हुआ है। सोचिए कि कितनी बड़ी ठगी है, कैसे कैसे तरीके जो ठग हैं वो अपनाते हैं। इस पूरे मामले पर सिविल लाइन थाना में FIR दर्ज कर लिया गया है। अब देखना होगा कि जो इसके संचालक हैं, आरोपी हैं, उनकी कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। कैमरामैन भूपेंद्र नीलमरकर के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV रायपुर। चलिए, तो अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंतो, सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और अविनाश चंद्रवंशी संवाददाता रायपुर, जो कि हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए बन चुके हैं। आप तीनों का मैं BSTV पर खास स्वागत करती हूं। और देखिए, चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता यानी कि हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, सरकारी शिक्षक की भर्ती परीक्षा जो हो रही है, मतलब लोगों को इस तरीके से सरकारी परीक्षा के नाम पर ये ठगी का जो मामला है काफी गंभीर। आखिर सरकार में इस तरीके का मामला, इस तरीके का घोटाला, ये बड़ी ठगी कैसे हो सकती है? पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और दूसरा आपका धन्यवाद कि एक जनता से जुड़ा हुआ, युवाओं से जुड़ा हुआ आज मामला आपने उठाया है। जी, मैं आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये मामले में सबसे पहला जो घटना घटी
वो सितंबर 2023 की है। जी। और सितंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, ये सभी को पता है। और जब सितंबर 2023 में पहला मामला पुलिस के सामने आया था, उससे 8 महीने पहले ये संस्था खुली थी। और इसका किरायानामा भी अगर आप देखेंगे तो जनवरी 2023 या दिसंबर 2023 का है। ठीक। तो निश्चित रूप से दिसंबर 2023 जनवरी 2023 या दिसंबर 2022 का है। तो निश्चित रूप से उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसलिए युवाओं के मन में यह हौसला है, यह हिम्मत है कि वो थाने में जाकर इस बात का रिपोर्ट कर सक रहे हैं। और उनको पता है कि उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई होगी और उनको न्याय मिलेगा। ठीक है। और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश ने पीएससी घोटाला भी देखा है, युवाओं के साथ कैसी ठगी की गई थी सरकार के द्वारा तत्कालीन। और उस समय ये कैसी परिस्थिति रही होगी, आप सोचिए कि एक संस्था आ जाती है छत्तीसगढ़ में, वो किरायानामा करके एक बिल्डिंग पे किराया ले लेती है, वहां पे युवाओं को बुलाती है, उनका टीचरों के जैसे नियुक्ति का पत्र दिया जाता है, वो जाके स्कूल में ज्वाइन कर लिए जाते हैं, सितंबर 2023 में थाने पहुंचते हैं, उसके बाद भी उस समय कार्रवाई नहीं होती है। तो ये आज मामला उठा है छत्तीसगढ़ में। पिछले 5 साल में जो भी घोटाले हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का घोटाला हो, चाहे वो सट्टा का घोटाला हुआ हो, कोयले का घोटाला हुआ हो, या पीएससी का घोटाला हुआ हो, या आज वर्तमान में ये शिक्षकों का गंभीर मामला सामने आया हो, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सारे जो अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको कानून के तहत लाकर सजा दिया जाएगा। ठीक है, रुक करते हैं सत्य प्रकाश जी आपका। देखिए यहाँ पर गोपाल जी ने ये साफ कर दिया है, ये कहा है कि भूपेश बघेल की सरकार में ये घोटाला हुआ था और जब बीजेपी की सरकार आई है तब यहाँ पर युवाओं को आवाज उठाने का हौसला मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? शिवा जी, देखिए, मैं नहीं चाहता था कि इस पे कोई राजनीतिक बात हो, क्योंकि ये किसी भी अभ्यर्थी का बोल दे, युवाओं के भविष्य की बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भविष्य से खिलवाड़ होने की बात है, खासतौर से किसी का भविष्य खराब होने की बात है, तबाह होने की बात है। इसलिए मैं नहीं चाहता था इस पर कोई राजनीतिक बात हो। और मैं सही बता रहा हूं, मैं आपके स्टूडियो आया यही सोच के आया था कि मैं कोई राजनीतिक इस पर बात नहीं करूंगा, टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि भविष्य की, युवाओं के भविष्य की बात। मगर गोपाल सामंत जी जिस तरह से छेड़ा है तो मेरे को बोलना पड़ेगा। और देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि बीजेपी के लोग हैं वो किस तरह से झूठ फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं, वो सबके सामने है। गोपाल जी ने अभी बोल दिए, अरे इनके लोग तो केंद्र में बैठे हैं जो लोग, वो तो सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, जो जम्मू घूमता रहता है। लखनऊ में पता नहीं कितने सालों से, वो 11 साल से इनकी सरकार, 6-7 सालों से लखनऊ में वो दूतावास खोल के ठगी कर रहा था। अभी यहाँ छत्तीसगढ़ इनके ही नेता के साथ 42 लाख की ठगी हो जाती है। ठग इतने हौसले में है। अब आज मैं किस झूठ की बात कर रहा था, एक झूठ इन्होंने क्या बोला कि कंपनी 2023 में रजिस्टर्ड हुई। देखिए, मैं कंपनीज की जो वेबसाइट रहती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की, उसकी वेबसाइट आपके सामने खोल रहा हूं। इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 15 मई 2024। तो 23 में कहां हुआ है, पहली बात। अब आ जाइए उसमें क्या फर्जीवाड़ा है और किस तरह से अधिकारियों की संलिप्तता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि संलिप्तता है, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसमें किसी अधिकारी की या किसी की भी संलिप्तता है कि नहीं है। क्योंकि जब ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जैसे मैंने बताया 15 मई 2024 को, वो एड्रेस दिया जाता है धीरज बोथरा बिसाइड साझा चूल्हा होटल, रिंग रोड, रायपुर। मगर कंपनी ऑपरेट कहां हो रही है? शहीद शॉप नंबर 9, शहीद वीर नारायण परिसर, अंबेडकर चौक में, मतलब कलेक्ट्रेट से जस्ट सामने। तो आप रजिस्टर्ड किस एड्रेस पे होते हैं, कंपनी काम कोई और एड्रेस पे करती है, और जो कचहरी कलेक्टर के एकदम सामने वो बिल्डिंग है, वहां कार्यरत करती है। तो 1.5 साल में इनकी सरकार है, इनको हवा नहीं लगी। अभी कुछ दिन पहले मार्च अप्रैल में रविशंकर विश्वविद्यालय, जो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, उसके अंदर नौकरी लगाने के नाम पे 2 से 5 लाख की ठगी की गई थी, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। उससे पहले भी लैब टेक्नीशियन के भर्ती पे पैसा उगाई की, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इनके सरकार काले काय हो क्या रहा है। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हाईकोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही संज्ञान लिया पीएल के माध्यम से कि आपको मालूम है जो ठगी है वो तमाम बहुत से नया ठगी के स्रोत आ गए, मगर साइबर ठगी सबसे मुख्य है। अब साइबर ठगी में जो है, हाईकोर्ट ने बोला कि छत्तीसगढ़ में अभी तक साइबर ठगी को लेकर कोई अधिकारी विशेषज्ञ मतलब नियुक्त नहीं है। और जब हमारी सरकार थी, हमने भी केंद्र सरकार को कई बार इसका आग्रह किया था, क्योंकि केंद्र सरकार ही अधिकारियों को नियुक्त करती है राज्यों में, जिस तरह से 16 राज्यों में है। छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं, और ये हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की। और विधानसभा में इन्हीं के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बताया कि 1300 में से मात्र 1300 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड है, जिसमें मात्र 100 मामले का खुलासा हुआ और
लगभग 300 करोड़ से ज्यादा, 500 करोड़ से ज्यादा का मामला है और मात्र 100 करोड़ के आसपास ही वसूली की, 3 करोड़ के आसपास ही वसूली की गई है, माफ ठीक कीजिएगा। है। तो ये दिखता है कि आप कितने ज्यादा संवेदनशील है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब ये पूछा गया कि भाई साइबर ठगी जो हो रही है उसमें भर्तियां कब होगी, ठीक तो है। अब संवेदनशीलता देखिए- देखिए, विजय शर्मा जी ने बोला कि हम बिल्कुल। 2047 तक कर ही लेंगे, देखते हैं सब चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इनकी संवेदनशीलता दिखती है। इससे बिल्कुल। देखिए, गोपाल जी, मेरा सवाल ये आपसे है, भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा अभी सत्य प्रकाश जी ने बताया कि यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार आई है तो वहां पर ठगों के हौसले बुलंद हुए हैं। और देखिए, एक सवाल ये भी है कि जब कांग्रेस की सरकार में ये हुआ घोटाला, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार जब आई तो सरकार को बहुत मौका मिला, तो इस पूरी कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? एक ये छोटा सवाल ये भी है गोपाल जी। देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी की सरकार में घोटालेबाजों को पकड़ा जा रहा है। अगर बीजेपी की सरकार भी कांग्रेस की सरकार और भूपेश बघेल के जैसे अपने घोटालोबाजों के साथ मदमस्त रहती तो ये घोटालेबाज सरकार के सामने नहीं आ पाते, ये लोगों के सामने इनकी धरपकड़ नहीं हो पाती, इनके ऊपर कानूनन अपराध दर्ज नहीं हो पाते। आज मुझे एक बात बताइए, सारे जो घोटाले 5 साल के निकल रहे हैं वो तो भूपेश बघेल के कार्यकाल के हैं ना, और उस पर कार्रवाई कब हो रही है? उस पर कार्रवाई किसके सरकार में हो रही है? उस पर कानूनन एक्ट किसके सरकार में दर्ज हो रही है? ये मुझे सारी चीज बता दिए कि जम्मू कश्मीर की बात लेके चले गए, कभी केंद्र सरकार की तरफ लेके चले गए। मुझे ये बताइए ना कि सारे जो घोटाले हुए उसमें तो कई लोगों के ऊपर नामजद रिपोर्ट भी हो रहे हैं। इनके अधिकारी, इनके समय के अधिकारी, इनके समय के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता वो जेल में हैं। और बेशर्मी की हद देखिए, इनके तत्कालीन भूपेश बघेल के समय इनके जो कोषाध्यक्ष होते थे कांग्रेस के, वो पिछले 11 महीने या 12 महीने से गायब है। हाँ, आज तक के कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उस पर अपना मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। ये जब बोलते हैं कि हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं इनकी मजबूरी। इनकी राजनीतिक बात करने के लिए इनके पास चेहरा नहीं है। एक पार्टी सोचिए, जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका कोषाध्यक्ष पिछले 12-13 महीनों से फरार है, और न केवल वो कोषाध्यक्ष फरार है, उनके सुपुत्र भी फरार है। उनके पास कौन सा चेहरा है? तो गोपाल जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सभी घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए थे, लेकिन अब खुलासा हो रहा है और अब बीजेपी इन घोटालों को उजागर कर रही है। एक बात सोचिए, 2003 में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तब अजीत जोगी जब गए तब भी इनके पीएससी के घोटाले हुए थे, और 15 साल बाद भूपेश बघेल की सरकार बनती है तब भी पीएससी का घोटाला बनता है। तो ये सोचिए, इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है। कांग्रेस में घोटालों का मोडस ऑपरेंडी है, चाहे वो स्कूल शिक्षा पे हो, चाहे वो कोयले पे हो, चाहे वो सट्टा पे हो, चाहे वो शराब में हो, चाहे वो रोड रास्तों में हो, चाहे वो धान में हो, चाहे वो चावल में हो, चाहे वो किसी भी तरह की स्कीम में हो, इनके पास घोटालों का मोडस ऑपरेंडी तैयार है। और उस मोडस ऑपरेंडी के कारण इनके पास चेहरा नहीं बचा है कि ये राजनीतिक बात करें। और अगर राजनीतिक बात करनी है तो इसी डिबेट में बताएं कि इनके 5 साल जो कोषाध्यक्ष रहे वो किस जगह पे छुपे हुए हैं और किस जगह पे इतने दिन से फरारी काट रहे हैं, और अगर उनमें कोई दाग नहीं लगा है तो कानून के सामने क्यों नहीं आते, कानून के सामने आकर अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? 15 साल से फरारी, 15 महीने देखिए, से चर्चा फरारी हम क्यों लगातार काट रहे करते हैं? रहेंगे। हमारे साथ रायपुर से अविनाश भी जुड़े हैं, संवाददाता अविनाश। देखिए, आपने दोनों के ही सवाल जवाब जो है वो यहाँ पर सुने हैं, गोपाल जी का, सत्यप्रकाश जी का। क्या आपका इस पर क्या देखना है, क्या आप कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि सबसे पहली बात ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात छत्तीसगढ़ में लाखों हजारों युवा बेरोजगार है और उनकी बेरोजगारी का, उनकी कमजोरी का फायदा ऐसे ठग उठाते हैं। और ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन युवाओं को सुरक्षित रखा जाए। उनको जब कोई भी नौकरी के लिए ऐसे कोई किसी झांसे में लिया जाता है तो उस पर भी नजर रखा जाए कि कोई ऐसी संस्था तो नहीं जो प्रदेश के युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रही है, उनको उनके साथ ठगी करने का प्रयास कर रही है। अब ये मामला भले ही 2022 से शुरू हुआ हो, 2022 में सबसे पहली भर्ती हुई थी करीब 50 से 60 लोगों की, उसके बाद से 2023 में भर्ती प्रक्रियाएं हुई, 2024 में भर्ती प्रक्रियाएं हुई, और हाल ही में आज से ठीक 7 महीने पहले 4 नवंबर 2024 को करीब 20 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को संस्था के द्वारा पत्र लिखा गया है,
चाहे कांग्रेस की सरकार के समय भी इसी तरह के पत्र लिखे गए थे, बीजेपी की सरकार है तब भी इसी तरह के पत्र लिखे गए और 2024 में भी इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती कराई गई है शिक्षकों की। और इसी एजेंसी जो कि एक खुद को एनजीओ भी बताती है और प्लेसमेंट एजेंसी भी बताती है, सुरक्षा मनी के नाम पर यदि लाखों रुपए लिया जा रहा है तो प्रशासनिक तौर पर इसकी जांच पहले ही होनी थी कि क्या ये संस्था एक लीगल संस्था है, क्या ये जिन शिक्षकों की नियुक्ति निःशुल्क शिक्षा देने के लिए की जा रही है इसकी जांच की जानी चाहिए थी कि क्या ये संस्था इनको कोई राशि पे कर रही है या फिर कोई पैसे इनसे डिमांड कर इनके शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है। क्योंकि पिछले लंबे समय से ये पूरा मामला चल रहा है। आज भले ही एफआईआर हुई है लेकिन पिछले 3 साल में कांग्रेस की सरकार भी इसी बीच में रही, बीजेपी की सरकार वर्तमान में है और ऐसे में प्रशासनिक जो जांच है पड़ताल है दस्तावेजों के, एजेंसियों के, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो एनजीओ के लिए काम करते हैं, उन संस्थाओं को किस तरह से जांच होना चाहिए वो समय पर नहीं हुआ, उसका एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी भी शिक्षा विभाग में जब ऐसे एनजीओ जब काम करते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले वो एससीईआरटी बोर्ड को ये पत्र लिखते हैं, वो प्रतिवेदन देते हैं। उस प्रतिवेदन के आधार पर ही एससीईआरटी बोर्ड जिला शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों में शिक्षकों की कमी और किन शिक्षकों की आवश्यकता है इसकी जानकारी मांगता है और उसके बाद उन्हें आदेशित करता है। तो ये प्रक्रियाएं इसमें पूर्ण हुई है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए दूसरी बड़ी बात यह है कि इन शिक्षकों को जी अविनाश बोलिए। बिल्कुल, देखिए दूसरी बात यह भी है कि इन शिक्षकों को 4 से 5 महीने तक तनख्वाह भी देता गया, इनका पीएफ कटता रहा। तो इस बीच में स्कूल शिक्षा विभाग को भी इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि कोई सरकारी स्कूल में अगर कोई शिक्षक वहां पर नियुक्ति किया गया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस माध्यम से पहुंचा हुआ है। क्योंकि आजकल अपराध के कई अलग अलग पैतरे हो चुके हैं। जो जिस संस्था से इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये चेक किया गया, इसकी जांच हुई कि नहीं, इनके दस्तावेजों की जांच कहाँ हुई। और जिस तरह से जो मामले आए हैं इन मामलों में 2022 से लेकर 2023, 24 और 25 तक के तमाम अलग अलग दस्तावेज हैं जिसमें जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। तो देखिए जैसे कि जो जानकारी पूरी सामने आ रही है अविनाश, देखिए जैसे कि जो पूरी जानकारी सामने आ रही है, मैं सत्यपाल जी आपके पास आना चाहूंगी। जैसे आपने देखा 22, 23 और 2024 और 2025 तक जो भर्तियां हुई हैं तो वो कांग्रेस की सरकार भी थी, बीजेपी की भी सरकार थी, तो कांग्रेस ने कोई यहाँ पर मुद्दा क्यों नहीं उठाया या फिर कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया इसके प्रति? सत्यप्रकाश जी। देखिए मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। जी मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। पहले मैं गोपाल जी को बता दूं, इन्होंने अभी हमारे कोषाध्यक्ष की बात की, क्या न्यायालय ने उनको फरार घोषित कर दिया है? क्या पुलिस ने फरार घोषित कर दिया? तो किस हिसाब से फरार बोल रहे हैं? पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। किस हिसाब से फरार बोल रहे? वो व्यक्ति कहीं भी रहे, न्यायालय ने फरार घोषित किया तो कैसे फरार बोल सकते? पहली बात। दूसरा, आरक्षक भर्ती अभी हुई थी, एक आरक्षक की मौत हो गई है, हमारे उसमें जो प्रशिक्षण हुआ शारीरिक प्रशिक्षण उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जांच हो गई है, पूछिए इनसे। अभी कुछ दिन पहले का मामला है, 300 अभ्यर्थियों को एक दिन के अंदर परीक्षा भी करा देते हैं, परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाता है, भर्तियां भी होती है एक दिन के अंदर। क्या जांच हुई, क्या कार्रवाई बता दीजिए आप। उससे पहले पीडब्ल्यूडी एग्जाम में किस तरह से बाहर बैठ के हाईटेक नकल कराया जाता है, पुलिस को प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, हमारे एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा था। क्यों हो रहा था ऐसे? क्योंकि इनके जो उस समय भी शिक्षा मंत्री, जो आज भी मंत्री केदार कश्यप, वो अपनी धर्मपत्नी की जगह किसी और महिला को बिठा रहे थे। तो इनके अंदर ही वही वाले गुण है कि हम तो भाई इसी तरफ से काम करते ही है। अब आज एक और अंबिकापुर में किस तरह से लॉ का पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई बता दीजिए आप। तो इनके कार्यकाल में, और ये कैसे बोल रहे थे भाई इनके 2008 का मामला भूल गए, अशोक दरबारी का मामला भूल गए, किस तरह से सुप्रीम हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी और किस तरह से पेपर मार्केट बिक रहे थे, पीएम टेक पेपर किस तरह मिलते थे, ये हम हर किसी ने देखा है। इससे मत बोलिए इस पे। और शिवाजी देखिए, जो अविनाश जी बात कर रहे हैं, हमारी सरकार की आपने बात की, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। स्ट्रीट कंसल्टेंसी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो राजू राते जो डायरेक्टर था या है अभी उस कंपनी जो री इंडिया करके जो कंपनी है, उससे पहले उसने 24 जुलाई 2017 में स्ट्रीट कंसल्टेंसी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी खोलता है। 2017 में किसकी सरकार थी? फिर 20-21 में मामला पता चलता है, 22 तक जाके इसकी खबरें आती है, तो हमने उस पर कार्रवाई की। और आप उठा के देखिए कंपनी और रजिस्ट्रार की वेबसाइट, उसमें ये स्ट्रीट कंसल्टेंसी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज जो कंपनी है उसको निरस्त कर दिया जाता है, उसको बैन कर दिया जाता है, उसके ऊपर न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है राजू रात्रे में, वो फरार हो जाता है। फिर वो कंपनी कब खोल रहा है? मैंने जैसे आपको बताया 2024 में, तो कैसे खोल लेता है और जैसे अलग अलग पते पे काम करता रहता है। तो ये दिखता है कि किसका संरक्षण है,
इनको बताना पड़ेगा किसने उसको संरक्षण दिया, किसने ऐसे खुलेआम कलेक्टर के सामने वो काम करता है, कार्यालय के सामने काम करता है और कलेक्टर को प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है। तो सीधा सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर, सीधा सवाल खड़ा होता है सरकार के ऊपर, सीधा सवाल खड़ा होता है मुख्यमंत्री के ऊपर, सीधा सवाल खड़ा होता है शिक्षा मंत्री के ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण कि लोग ऐसे बरगला क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बात कही थी 20,000 प्रति वर्ष हम नौकरी देंगे। तो 20,000 नौकरियां नहीं देंगे तो इस तरह से युवा भटकेंगे, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। आपने यही बोल के सत्ता में आए थे कि हम 20,000 प्रति वर्ष नौकरी देंगे, और 20,000 क्या अभी विधानसभा इन्होंने बताया वो 1.5 के अंदर 2,000 से ज्यादा नौकरियां नहीं दे पाए हैं। तो ये दिखता है कि बेरोजगारी चरम पर है। मतलब यहाँ पर ठगों को संरक्षण मिल रहा है सरकार का। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ठगों को संरक्षण मिल रहा है सरकार का। गोपाल जी, बहुत बड़ा ये सवाल है। शिवाजी, आपने जैसे मैंने आपको बताया बीजेपी के नेता ठगी जा रहे हैं, निश्चित 42 लाख बेरोजगारी चरम पर है। राहुल गांधी बेरोजगार है, प्रियंका गांधी वाड्रा बेरोजगार है, नहीं, ये वाड्रा गलत परिवार नहीं, ये गलत बेरोजगार है, नहीं। भूपेश अरे बघेल आपके बेरोजगार है, मोदी जी को बिट्टू बेरोजगार बघेल कर रहे हो। बेरोजगार है, अरे इसका राम गलत गोपाल बात अग्रवाल नहीं। बेरोजगार अरे है, आप खुद बेरोजगार हैं। अकबर बेरोजगार है, ताम्रध्वज साहू बेरोजगार है, और ये सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बेरोजगारी नजर आ रही है। 4 अमेंडमेंट संविधान में कराने वाले संविधान की दुहाई देते हैं। आप गलत बयान कर रहे हैं। कांग्रेस हमारे नेता भ्रम फैलाने का काम मांगनी पड़ेगी करके आपको। आई है इस और तरह से बड़ा नहीं करेगा भ्रम आपको। फैलाती है। मुख्यमंत्री को मैंने और कहा दीजिए, इनको जो पर्ची से इसका चेहरा नहीं है पर्ची राजनीतिक से बात करने की। उससे वो बेरोजगारी ये साबित हो रही है। कंपनी इसलिए हो रही है कि युवा बेरोजगार है, इसलिए आप महिलाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए आप युवा भटक रहे हैं। मुख्यमंत्री का बेरोजगार रहेगा शासन को होता है। कहाँ से ले पाएगा? अगर कंपनी जब को मुख्यमंत्री हटाने का कार्रवाई बेरोजगार रहेगा, किया तो भारतीय कैसे जनता रोक पार्टी पाएगा? और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। तो कैसे अगर रोक संरक्षण देने का काम किया तो भूपेश बघेल ने किया, और ये काला दिन अगर छत्तीसगढ़ में आया है तो केवल भूपेश बघेल के चक्कर में आया है। और भूपेश बघेल जैसा काला आदमी और काला कार्यकाल छत्तीसगढ़ ने दोबारा नहीं देखा है। अमोल सिंह सलाम किसके नेता थे? अमोल सिंह सलाम किसके नेता थे? इनको बताना चाहिए। अजीत जोगी किसके नेता थे? इन्हें बताना चाहिए। अजीत जोगी किसके नेता थे? इन्हें बताना चाहिए। बिट्टू बघेल किसके नेता है? इन्हें बताना चाहिए। भूपेश बघेल किसके नेता है? इन्हें बताना चाहिए। अच्छा, ठीक है। देखिए गोपाल जी और सत्य प्रकाश जी एक एक कर जवाब लेते हैं। देखिए, जनता को ये जवाब चाहिए। जनता ये जानना चाहती है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतनी बड़ी ठगी हुई है, और वो भी देखिए शिक्षा विभाग में। तो ये सभी जनता यहाँ पर इसका जवाब जानना चाहती है। हम एक एक करके आपसे आंसर लेते हैं। गोपाल जी, देखिए, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो ठगी का जो मामला था काफी लंबे समय से चलता रहा था। सबसे बड़ी बात यही है कि इतनी ज्यादा देरी क्यों हुई? जी गोपाल जी, देखिए गोपाल जी, सत्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया है। आदरणीय सरकार ने बंद किया है। आज अगर ये बेरोजगारी इनको खड़ा करिए और 5 साल करेगी, और 15 साल के बोलने का इनको बेरोजगारी खड़ा करिए। पक्षी वाले मुख्यमंत्री वाले बैठे हुए रोजगार उनको दीजिए पहले, काम उनको दीजिए। देखिए इस तरीके से एक दूसरी की सरकार पर सवाल खड़े। देखिए सत्य प्रकाश जी और गोपाल जी, कोई नहीं है। देखिए इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाने से ये जवाब नहीं मिल जाएगा कि आखिर इतने बड़ी ठगी का अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं। देखिए मैं एक एक कर जवाब दूंगी। गोपाल जी, सत्य प्रकाश जी, काम दीजिए उनको, इनसे दुगने आवाज में बात करिए। देखिए सत्य प्रकाश जी और गोपाल जी, हमारा नेता जेल में पहुंचता है। हमारा नेता जेल में पहुंचता है। हमारा नेता का पुत्र भी जेल में नहीं रहता है। इनका परिवार जेल में रहता है। चलिए ठीक है। हमारे साथ अविनाश भी है। अविनाश, मैं अविनाश के पास जाना चाहूंगी। मैं अविनाश आपसे जानना चाहती हूँ, देखिए इसका कितना असर शिक्षा विभाग से जुड़े जो यहाँ पर सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए जो यहाँ पर आवेदन दे रहे थे, जो इस परीक्षा में भाग लेना चाहते, कितना असर पड़ेगा अविनाश यहाँ पर इस पूरी ठगी से? देखिए, बिल्कुल ये एक ठगी है। कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से संगठित ये अपराध है, जिसको राजू रात्रे और अल्फिजा फातिमा और उनके जो टीम के जो लोग थे, एनजीओ के जो लोग थे, उनके द्वारा ये पूरे तरीके से प्लानिंग रची गई थी। उन पर एफआईआर तो दर्ज हो गया है, लेकिन सरकार किसी की भी हो, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो संस्थाएं चल रही हैं एनजीओ के नाम पर, केवल इसी री इंडिया स्किल डेवलपमेंट संस्था नहीं है, ऐसी कई संस्थाएं हैं, इनके खिलाफ शिकायत नहीं हुई है, इसलिए वो सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन
प्रशासनिक रूप से इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसे एनजीओ स्थापित होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाते। जो अधिकारी हैं वो दस्तावेजों तक सीमित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों पर विशेष रूप से फोकस नहीं कर पाती है। यही वजह होता है कि ना अधिकारी धरातल पर पहुंचते हैं, ना सरकार को इसकी सही तरीके से जानकारी होती है। सरकार किसी की भी हो सकती है और ऐसे में सबसे अहम जरूरी बात यह है कि जब भी ऐसी संस्थाओं का संचालन हो तब वहां पर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन हो, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली जाए, उसके बाद ही ऐसे संस्थाओं को ऐसे प्रमुख विभागों में प्रवेश देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो 250 लोगों से 10 से 15 करोड़ की ठगी हुई है, ये राशि क्या उन्हें वापस मिल पाएगी? इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो जाती है तो किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या सफेद एक्ट के तहत भी संपत्ति कुर्क करके कार्रवाई जो उनकी राशि है वापस की जाएगी? और आने वाले समय में ऐसी संस्थाओं को लेकर सरकार क्या रणनीति लेकर आती है? क्या बिल्कुल अविनाश, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए काफी बड़ा ये ठगी का मामला था, इसमें कहीं ना कहीं शिक्षा भर्ती को लेकर, सरकार को लेकर भी बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास समय का अभाव भी है, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस पर क्या कुछ जल्दी कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए अविनाश आपका, गोपाल जी, सत्यप्रकाश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा इस चर्चा में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से अब इस पूरे ठगी के मामले में कैसे यहां पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल इस खास चर्चा यानी कि शिक्षक बनाने की इस फर्जी फैक्ट्री की इस खास चर्चा में इतना ही। लेकिन और भी खास चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे, जिसके लिए बने रहिएगा BSTV पर। नमस्कार।